नमस्कार, जोहार। तो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं आपका बहुप्रतीक्षित वीडियो। नाम है सीएनटी एक्ट 1908। तो सीएनटी एक्ट 1908 को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं अपने आदरणीय श्याम सर का, जिन्होंने इस कार्य में मुझे काफी सहयोग दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं उन अभ्यर्थियों का, उन स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मुझे बार बार उकसाया कि सर सीएनटी एक्ट कब ला रहे हैं। बार बार कमेंट करते, काफी मैसेजेस कॉल भी आते। मैं आभार प्रकट करता हूं उन मित्रों का जिन्होंने सीएनटी एक्ट को बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया कि आप बनाइए बनाइए। मैं तमाम अभ्यर्थी जो झारखंड की तैयारी में लगे हैं, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप ही हैं जो इस सीएनटी एक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। और आप सभी का जो ये उत्सुकता, आप सभी का जो ये उत्सुकता था कि कैसे जल्दी लाइए सर, जल्दी लाइए, वो कहीं ना कहीं इस सीएनटी एक्ट को और प्रभावी बना दिया। तो ये सीएनटी एक्ट एक्चुअली है किसके लिए, मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी यानी छात्र छात्राएं हो या झारखंड के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज बोलूंगा, आदिवासियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और आज मैं समझाऊंगा इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि सीएनटी एक्ट है क्या, दूसरा सीएनटी एक्ट आया कब, क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी इसकी, सीएनटी एक्ट को लाने वाले कौन थे, सीएनटी एक्ट का एक परिचय देख लेंगे हम लोग, साथ ही साथ सीएनटी एक्ट का इतिहास देखेंगे। क्या इतिहास रहा, सीएनटी एक्ट एक दिन का तो काम था नहीं। आप बोल देते हैं या बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सरदरिया आंदोलन 1880 और बिरसा उलगुलान, इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव देखने को मिला सीएनटी एक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए, लेकिन इसके पहले भी कई विद्रोह हुए जिसका कारण बना सीएनटी एक्ट। तो ये सब भी समझेंगे, इतिहास समझेंगे। उसके बाद इसमें ये लागू कहां है, कहां कहां लागू है, कितने जिलों में, कितने प्रमंडलों में लागू है, और राज्य संबंधी जो भूमि जो अधिनियम बनाए गए वो कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सीएनटी एक्ट में जो धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं, है ना, 271 धारा, 19 अध्याय और 2 अनुसूचियां। साथ ही साथ हम लोग जब ये पढ़ लेंगे टोटली चीज, है ना, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके संशोधन, जो 26 संशोधन हुए हैं, और आपको इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बताएंगे, प्रमुख शब्दावली देखेंगे, और इसके साथ साथ देखेंगे कि कौन से 51 ऐसी जातियां हैं जिनकी जमीन कोई और जाति नहीं खरीद सकती है, यानी वो सीएनटी एक्ट के दायरे में आते हैं। 103 जातियां जो है वो सीएनटी एक्ट से बाहर हैं, जिनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है, लेकिन 51 जो जातियां हैं, मैं जनजाति नहीं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जाति जाति, तो 51 जो जातियां हैं उनकी जमीन वही लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, बाहरी कोई भी नहीं खरीद सकता है। और इसमें जो संशोधन किए गए 26 संशोधन, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। ठीक, अध्याय क्या होता है, धारा क्या होता है, सब कुछ समझाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। अधिनियम क्या होता है, सब कुछ समझिएगा। तो सीएनटी एक्ट में इतनी बातों को देखेंगे, और लास्ट में सीएनटी कंप्लीट नहीं होता। जितना आप वेट किए हैं ना इसके लिए, उतना ज्यादा मैं इसमें भिड़ के काम किया हूं। और यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमेंट तो सादर आमंत्रित रहते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में प्रश्न छूटेंगे, लेकिन आपका एक काम है कॉपी पेन लेके बैठना, नोटपैड या कॉपी पेन जो भी है लेके जरूर बैठिएगा। कुछ पॉइंट आपको नोट करने पड़ सकते हैं, करिएगा जरूर, ठीक है। तो सीएनटी एक्ट में ये तमाम बातें आज हम देखने वाले हैं, ठीक। हालांकि ये एक वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन देखिएगा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बताऊंगा। सीएनटी एक्ट को मैं पहले से ये बता देता हूं, एकदम आसान आपकी भाषा में, सरल भाषा में। अगर आपने ध्यानपूर्वक सीएनटी एक्ट को 1 या 2 बार देख लिया तो आपके दिमाग में आ जाएगा कहीं कोई, इसके लिए तो मैं गारंटी लेता हूं। पहली बात। दूसरी बात कि हम इसको देखेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे कुछ इसमें। जैसे सीएनटी एक्ट पढ़ लिए तो इससे संबंधित जो मेन प्रश्न या प्रतियोगी परीक्षा में जो आने वाले 7 जेपीएससी एग्जाम है उनमें जो पूछने की संभावना है उसको करा देंगे, फिर आपका सीएनटी एक्ट नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए इस पर्दे को हटाया जाए, एक तरह का पर्दा ही है। तो ये पर्दे को हटाने से पहले मैं एक चीज बताता हूं कि सीएनटी एक्ट हमारे 4 प्रमंडलों में लागू है। खाली एक आप छोड़ दीजिए, संथाल परगना, जिसमें 6 जिले, 1 2 3 4 5 6, यहां से हटा दीजिए, ये वाला 6 जिला,
ये पार्ट हटा दिए, बाकी जगह सीएनटी लागू है। और अगर हम बात करें एसपीटी एक्ट, देखिए झारखंड में जो है ना आदिवासियों को शांत करने के लिए, आदिवासी इतने विद्रोह करते थे, उनको शांत करने के लिए झारखंड में सीएनटी एक्ट लाए गए छोटा नागपुर के लिए। ठीक है, अब छोटा नागपुर किसे कहते हैं हम, तो 1961 का ये है, बता देता हूं। छोटा नागपुर में 5 जिले आते थे। कौन कौन, तो रांची, हजारीबाग, पलामू, धनबाद और सिंहभूम, बस ये 5। तो कोल्हान बच गया, नीचे वाला पार्ट कोल्हान बच गया। कोल्हान में क्या था, तो कोल्हान में 1837 में विल्किंसन रूल लाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एसपीटी एक्ट 1949 में यहां लाया गया था। 1996 में पेशा कानून लाया गया था। तो सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएनटी एक्ट आखिर है क्या। अब एक एक पॉइंट को लेते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। 1 मिनट, एक एक पॉइंट को लेते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। सीएनटी एक्ट आखिर है क्या। देखिए सीएनटी एक्ट क्या है। सी मतलब छोटा नागपुर, एन मतलब सी मतलब छोटा, एन मतलब नागपुर, टी मतलब टेनेंसी एक्ट 1908, 11 नवंबर 1908 को यह प्रभावी हुआ था। अब सीएनटी एक्ट समझिएगा। छोटा नागपुर में क्या है, छोटा नागपुर से आप क्या समझते हैं तो बता दिया मैंने। अब मैं एक बार इसको हटा दूं ताकि आपको सारी चीजें दिखे। मैं ये 6 को हटा दीजिए, ये 6, यहां सीएनटी एक्ट ना लागू होकर एसपीटी एक्ट लागू है। थोड़ा सा उसमें और भी प्रभावी नियम है, इससे थोड़ा सा हार्ड ही समझिए इसको, है ना। अभी आज पूरा समझाते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली इसको मैं हटा देता हूं, फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले आऊंगा, है ना। चलिए अब समझिए, पहले इसको मैं रख दिया यहाँ पे। देखिए अब यह है आपका सीएनटी एक्ट 1908, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अब समझेंगे क्या है। तो देखिए छोटा नागपुर के लिए मतलब एक विशेष नियम बनाया गया भूमि संबंधी, उसी को हम सीएनटी बोलेंगे। और सीएनटी सबसे पहले तो सी छोटा नागपुर, सीएन छोटा नागपुर हो गया। टेनेंसी, अब काश्तकार क्या होता है जिसको हम टेनेंट बोलते हैं, वह रैयत, अब एक एक वर्ड समझिएगा, वह रैयत जो किसी के अधीन भूमि धारण करता हो और लगान का भुगतान भी उसी को करता हो। इसका वर्णन हमको मिलता है अध्याय 2 में। अध्याय मतलब समझते हैं, जैसे एक बुक है उसमें 10 चैप्टर हैं और वो पूरा बुक क्या होगा, संविधान होगा। जैसे मैं बात करूं एक बुक की, कोई भी बुक एक ले लीजिए, जैसे ये है बुक, ये है एक बुक, ठीक है। अब ये बुक है, मान लीजिए यहाँ झारखंड उड़ान, ठीक है, ये बुक है। तो ये पूरा क्या है, संविधान है, मतलब नियमों का ये है। इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर है मान लीजिए 12, ठीक है, 12-13 जो भी हैं, तो ये चैप्टर हो गया। और इसमें एक एक चीज लिखा हुआ है, वो क्या होगा, धारा हो गया उसका, मतलब उसके संबंध में जो नियम या कानून है वो हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, काश्तकार वह रैयत जो किसी के अधीन, रैयत क्या होता है वो भी समझेंगे, किसी के अधीन भूमि धारण करता है और लगान का भुगतान उसी को करता है। इसका वर्णन कहां है, तो अध्याय 2 में, अध्याय 2 में, ठीक है। इसका वर्णन, काश्तकार का वर्णन कहां है, अध्याय 2 में। काश्तकार 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि काश्तकार एक्चुअली कहते किसे। जैसे एक सिमोन व्यक्ति है, उसकी कोई जमीन है, वो एक दे दिया रघु मुंडा को कि लो भाई तुम खेती करो। रघु मुंडा इस जमीन पर, सिमोन की जमीन है, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, सिमोन के पास। तो रघु मुंडा इस पे खेती करेगा और लगान जो है वो इसी को देगा, किसको, सिमोन को। और सिमोन क्या है, उस जमीन का मालिक है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। काश्तकार, काश्तकार के 4 प्रकार, पहला है भूधारक, दूसरा है रैयत, तीसरा है दर रैयत और चौथा है मुंडारी खूटी कट्टीदार। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि सीएनटी है क्या, उसके बाद थोड़ा पृष्ठभूमि में चलेंगे। भूधारक यानी लैंड होल्डर, भूस्वामी को बोलते हैं भूधारक। जैसे आपके पास कोई जमीन है तो आप उस जमीन के मालिक हैं, सिंपली भूधारक हो गए या लैंड होल्डर। भू उपधारक किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे दादा के पास कोई जमीन हो तो वो भूस्वामी है, अब उनके वंशज हुए हम, तो हमारे पास वही जमीन जब आएगी तो हम भू उपधारक हो गए, है ना। तो इस तरह से चलती है ये। रैयत किसको कहते हैं, रैयत जो जमीन है, पहले बता देता हूं, जमीन के कई प्रकार हैं। रैयत जमीन सबसे बेस्ट होता है। अब देखिए रैयत, यहां पे रैयत वर्ड है, जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो, जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो। जैसे एस और आर, ये 2 व्यक्तियों का जमीन है, दोनों के पास कागजी रूप से, मतलब वो रैयती जमीन का मतलब कि आपको वो जमीन राजा या सरकार ने दी हो, आपको वो जमीन राजा या सरकार ने दी हो और वो जमीन आपके पापा या दादा या आपने नहीं खरीदी हो, वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हो। जैसे पहले के टाइम में होता क्या था, राजा के दरबार में बहुत सारे लोग काम करते थे, राजा खुश होकर बोला कि लो ये जमीन तुम्हारे नाम हम कर दिए।
तो वैसी जमीन को हम रैयत बोलेंगे। या सरकार, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या है, सरकार कई जगह जमीन जो थे जहां जहां पड़े उनको कई लोगों को दे दी, है ना, तो उनको लिखित रूप में दी और उनका एक कागज बनता है जिसका टैक्स आप भरते हैं, रैयत। तो समझ में आया। अब रैयत के 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो। जमीन 2 प्रकार के, एक तो होता है बंजर भूमि जिसमें खेती नहीं होता है, और एक होता है उपजाऊ भूमि जिसमें हम खेती करते हैं। एक गैर कृषि और कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि, और एक गैर कृषि योग्य भूमि। 2 प्रकार के भूमि यहां भी समझ लीजिए। भूमि के वैसे कई टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार। अधिभोगी, अधिभोगी का मतलब कि हम उसका यूज कर सकते हैं। अधिभोगी रैयत, वैसा रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार प्राप्त है, मतलब हम भूमि पर घर बनाए, खेती करें, कुछ भी करें, मेरा अधिकार प्राप्त है। अनाधिभोगी रैयत, जिन्हें अधिभोग का अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते वहां पे। जैसे मैं बोलूं पट्टा, पट्टा वाला जो खेत है, पट्टा मतलब समझिए एक तरह का उपहार दिया हुआ, सरकार द्वारा एक तरह का उपहार दिया हुआ, जो गरीब हैं, जो भूमिहीन है, उनको पट्टे पर दे दिया, चलो भाई तुमको किस चीज के लिए चाहिए, तो मछली पालन के, चलो तुमको ये जमीन दी है मछली पालन के लिए। याद रखिएगा, पट्टा वाला जो जमीन है जिस उद्देश्य के लिए लिया जाता है उसी उद्देश्य तक वो सीमित रहेगा, दूसरा काम आप नहीं करिएगा उसमें, नहीं तो फिर केस हो जाएगा। तो अनाधिभोगी रैयत, जिन्हें अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है, जमीन उनकी है लेकिन प्राप्त नहीं है। खूंटी कट्टी रैयत, वैसा रैयत जिन्हें खूंटी कट्टी अधिकार प्राप्त है। खूंटकट्टी जमीन किसे कहते हैं, तो देखिए मुंडा लोग जब यहां झारखंड में आके निवास कर रहे थे तो जंगल था, जंगलों को साफ करके एक खूंट बनाए। खूंट मतलब एक समूह, समझिए कबीलाई रूप में रहते थे, तो उस खूंट का वो जमीन होता था, ना कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति का। मतलब उनका जो जमीन है मुंडाओं का सामूहिक जमीन होता था। मैं यहां पे लिखा हूं जमीन के प्रकार, खूंटकट्टी जमीन मुंडाओं की एक सामूहिक जमीन हुआ करती थी, एक ग्रुप का जमीन। जैसे खूंट, 1 खूंट, 2 खूंट, 3 खूंट, 4 खूंट, तो एक समूह हुआ। खूंट में मान लीजिए 30 लोग, 40 लोग, 20 लोग ऐसे करके हैं, तो उनका पूरा जमीन हुआ, पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं हुआ, और वो बेचा नहीं जा सकता है, ठीक। तो खूंटकट्टी रैयत वैसा रैयत जिन्हें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, मतलब उनको अपना अधिकार टोटली प्राप्त हो। अब आते हैं तीसरा पार्ट इसका, दर रैयत। दर रैयत किसको बोलते हैं, तो ऐसा काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन हो। अब देखिए काश्तकार किसको बोलते हैं, मैंने क्या बोला कि ये काश्तकार होगा। रघु मुंडा जो है वो काश्तकार है, और ये जो सिमोन है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो रैयत है, क्योंकि उसके नाम से जमीन है, उसका सब कुछ है, इसके अधीन ये काम कर रहा है, इसके जमीन पे काम कर रहा है। तो ऐसा काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन हो और निर्धारित लगान चुकाता हो, उसी को बोलते हैं दर रैयत। निर्धारित लगान, लगान हम फिक्स कर दिए कि तुमको इतना देना है तो उतना ही वो देगा, उसी को बोलते हैं दर रैयत। रैयत और दर रैयत दोनों में फर्क है। अब आता है मुंडारी खुट्टी कट्टादार। मुंडारी खुटकट्टीदार क्या है, तो जो मुंडाओं के द्वारा जंगल साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो उसको बोलते हैं मुंडारी खुटकट्टीदार। मैंने क्या बोला, अभी वही चीज बोला। अब आते हैं यहां पे आने से पहले, अब तो ये हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर का मतलब समझ गए, काश्तकार का मतलब समझ गए। अब अधिनियम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अधिनियम किसे कहते हैं, तो अधिनियम का मतलब होता है कि कोई भी बिल, मान लीजिए कोई एक प्रोफार्मा हम बनाए, ये मान लीजिए बिल है, ये बिल बना दिए, इतने पेज का एक बिल है, इसमें कुछ चीज संशोधन करना है, कुछ भी नया नियम है, तो ये बिल जब संसद या विधानमंडल द्वारा पास हो जाए तब वह अधिनियम बन जाएगा। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। संसद या विधानमंडल द्वारा जब उसको मान्यता मिल जाए तब वो एक बिल जो है वो अधिनियम बन जाएगा, मतलब एक तरह का एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं, ये तो था, आप समझ लीजिए। अब हम थोड़ा सा बैक पृष्ठभूमि में चलते हैं, शॉर्ट में एक कहानी के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि सीएनटी एक्ट क्यों लाया गया, क्या क्या इसके फायदे उस समय थे और अभी वर्तमान टाइम में ये क्या स्थिति है, तब हम लोग ये चीज देख लेंगे, है ना। आज बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, टेंशन फ्री होकर आपको वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, एकदम टेंशन फ्री रहेगा। सीएनटी से प्रश्न मैं नहीं छूटने दूंगा। देखिए, सबसे पहले जब यहां पे आदिवासी लोग निवास करते थे, सबसे प्राचीन कौन था, असुर थे, उसके बाद मुंडा, उरांव सब लोग आए, तो आए तो पूरा जंगल था, जंगल को साफ कर करके और जमीन बसाए। तो देखिए जैसे जमीन बसाए, खुटकट्टी जमीन किसको बोलते हैं, मुंडाओं द्वारा बसाए गए जमीन को, जिस पर कृषि वगैरह कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते थे, खुटकट्टी जमीन। उरांव की जमीन, जो उरांव जंगल को साफ करके बनाए, उनको क्या बोलते थे, भूइंहरी जमीन। जमींदारों को जो जमीन प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते थे, मझियस जमीन। क्या बोलते थे, मझियस जमीन। राजाओं की जमीन को राजहंस बोलते थे। सदान, जिसको हम गैर आदिवासी मूलवासी बोलते हैं यहाँ के,
लेकिन वो गैर आदिवासी हैं। झारखंड के मूलवासी जो गैर आदिवासी हैं उनको हम बोलते हैं सदान। सदानों की भूमि को हम कोड़कर कहते हैं। सदान के पास जो भी भूमि है उसको क्या बोला गया? कोड़कर। अब यहाँ पे रैयती और बकास तो छोड़ दीजिए, चलिए देख लेते हैं। रैयती जमीन किसको बोलते हैं? जो राजा या सरकार द्वारा प्राप्त हो और जिसका कागज आपके पास हो। जैसे मान लिया कोई जमीन है, उसका कागजे मेरे पास नहीं है, राजा के पास या कहां किस फाइल में दबा है, नहीं तो वो होगा बकास्त जमीन। कागजात नहीं है लेकिन हम रैयती ही हैं, लेकिन कागजात मेरे पास नहीं है, ऐसा भी होता है। और जिसका कागजात मेरे पास प्रॉपर है वो होगा रैयती जमीन। तो इतना जमीन हो गया, बाकी इधर बाद में देखेंगे। अब आते हैं हम पृष्ठभूमि पे, बैक में, सबसे बैक में। इसका जो हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि वो दूसरे पार्ट में बताऊंगा मैं, पहले यहां समझ लीजिए। तो ये जी जमीन, बस मतलब जमीन जो यहाँ पे जंगलों को काट के साफ करके रहने लगे थे आदिवासी, जो भी यहाँ पे आदिवासी जनजाति जो भी थे, सदान वगैरह वगैरह लोग रहते थे। इस समय इनका एक अलग पंचायत व्यवस्था होता था। पहाड़ा पंचायत, मुंडा मान की पंचायत और बहुत सारा था ना। तो इन समय में क्या होता था कि कोई टैक्स किसी को नहीं देता था, टैक्स का कोई बात ही नहीं होता था, लगान नहीं देने होते थे, कुछ भी नहीं। लोग प्रेम से सौहार्दपूर्ण बढ़िया से रहते थे। जो भी यहाँ पे जनजाति हैं एकदम प्रेम से बिल्कुल ठीक ठाक से रहते थे। इनमें भूचाल तब आया जब यहाँ औपनिवेशिक सत्ता आई, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने आके पुलिस, महाजन, साहूकार को मिला के मिली भगत से और इनकी जमीन को हड़पना स्टार्ट कर दिए। ये जमीन तुम्हारा नहीं है, ये जमीन मेरा नहीं है। देखिए 1793 ईस्वी में जब मतलब परमानेंट सेटलमेंट हुआ, अस्थाई बंदोबस्त हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, उसके बाद तो भूमि का एकदम स्वरूप बदल गया। जमींदारों के हाथ में दे दी गई भूमि। मतलब मान लीजिए कोई मुंडा है, कोई उरांव की भूमि है, चलो भाई एक सर्वे कराया गया अंग्रेजों के द्वारा कि देखो कहां कहां कौन कौन सी जमीन है, चलो हम जमींदारी प्रथा ला दिए। और जमींदारी प्रथा जैसे ही आई, जमींदारों के हाथ में सारी भूमि आ गई। मतलब जितने भी जनजाति थे यहाँ, आदिवासी लोग जो भी थे, उनकी जमीन को जमींदार अपने अंडर में करके और उन्हीं को बंधुआ मजदूर बना के काम कराने लगे। मैं एकदम ब्रीफली यहां से निकल रहा हूं क्योंकि मुझे ये भी समझाना है ब्रीफली। हिस्टोरिकल जो है, इतिहास जो है, मतलब इसका इतिहास क्या रहा है ईस्वी के साथ, वो दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो वो जब ये करने लगे, जमींदारी प्रथा आई और जब अस्थाई बंदोबस्त आ गया, स्थाई बंदोबस्त मतलब कि जमीन आपका छीन के, मतलब किसी तरह करके, और क्या किया जाता था, हड़िया पिला दिए, ठेपा लगवा लिए, फिर जबरदस्ती ब्लेम डाल दिया कि नहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, गलत केस में फंसा के वहां ठेपा लगवा लिए। आदिवासी भाई बंधु बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनको समझ में नहीं आता था, और बस एक ठेपा है, बस हो गया काम खत्म, जमीन आप। आज क्या है, जमीन में साइन कर दीजिए, काम खत्म। आज तो थोड़े रूल चेंज हो गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उस समय बस वही काम करते थे। आदिवासियों के साथ इतना अन्याय पूर्ण तरीके से, जो ये साहूकार थे, जमींदार थे, अंग्रेज थे और पुलिस, ये सारे मिली भगत होके उनके जमीन को हड़पना प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ उनका सामाजिक शोषण करते हैं। उनके घर में जो युवतियां हैं उनके साथ मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन अब समझिएगा उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये होता है कि अंग्रेज लोग जब इनका शोषण करने लगे, अब आदिवासी मजदूर बन गए, आदिवासियों का जमीन स्वतः निकल गया हाथ से, आदिवासी जाए तो जाए कहाँ, भूमिहीन बन गए, भूमिहीन गरीब। अब यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट होता है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। एक चीज और बताता हूं, जब भी मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक आदिवासी व्यक्ति है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पैसा कहां से लाएगा, गरीब हुआ करते थे। ईसाई मिशनरियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ सरना धर्म को उलटने में, पलटने में। सरना धर्म जो मानते थे आदिवासी, उसको पलट के क्रिश्चियन बना दिया। कई आदिवासी भाई बंधुओं को जबरन बना दिया और कई को उल्टा पुल्टा समझा के बना दिया गया। अब समझिएगा, बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब किसी के घर में, आदिवासियों के घर में प्रॉब्लम होगी तो पैसा किसके पास मेनली है, साहूकार के पास, जमींदार के पास। साहूकार के पास जाते थे कि मुझे 3 रुपया दीजिए, मुझे काम है। साहूकार ठेपा लगवाया, एक जमीन को हथिया लिया, बोला कि बंधक है। बाद में जब वो जमीन ले आते थे तो उनको मारा जाता था, कोड़ा से मारा जाता था कि तुम्हारा जमीन कहाँ है, तो मेरा हो गया, देखो साइन किया है तुमने। आदिवासियों को उतना समझ में आता नहीं था। आज की बात अलग है। भारत जब मतलब विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर है। आज स्थिति बहुत बढ़िया है कि आज पढ़े लिखे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज के 50 साल पहले अपने दादा से पूछिएगा कि स्थितियां क्या थी, घर में खाने को नहीं होते थे, पढ़ाई तो दूर की बात।
ये मैं एकदम फैक्ट बात बता रहा हूं, ये तो सदानों की बात बता रहा हूं। लेकिन सोचिए आदिवासियों का कितना बुरा हाल होगा जो जंगलों में निवास करते थे, कंद मूल फल फूल खाते थे, जंगलों का पानी पीते थे। अब जब यहाँ पे अंग्रेज आए, सीधे सर्वे कराने के बाद बोले कि नहीं, जंगल की जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, सरकार का है, ब्रिटिशर्स का है, इनको फल फूल तोड़ने से मना करो, पानी नहीं पीना है। इतना अत्याचार करने के बाद ये लोग विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, तिलका आंदोलन, बहुत तरह के विद्रोह हुए। मैं शॉर्ट में एकदम निकल रहा हूं। बहुत तरह के विद्रोह के फलस्वरूप सरदरिया आंदोलन आया, उसके बाद बिरसा आंदोलन आया, बिरसा उलगुलान का एक इंपैक्ट ये बहुत बढ़िया रहा। और बिरसा जो आंदोलन है वो स्वतंत्र मुंडा राज स्थापित, बिरसा क्या थे, मुंडा थे, और मुंडा क्या थे, मुंडा का खुट्टी कट्टी जमीन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये स्वतंत्र मुंडा राज स्थापित तो नहीं कर पाए, लेकिन 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया और 1908 में सीएनटी एक्ट आया। इतने प्रभावित कर चुके थे, यहां पे इतना विद्रोह होने लगा था। तिलका आंदोलन, छुप छुप के लगे मारने। संथाल विद्रोह, दम तक अंग्रेजों को कूटा गया। अंग्रेज जैसे जा रहे हैं, मान लीजिए, अब उनके पास मान लीजिए ठीक है गोला, ये बंदूक है, जो भी है, छुप के लगा प्रहार करने, पत्थर कहीं से बज रहा है, कहीं से तीर बज रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहां से आ रहा है। तो अंग्रेज एकदम भयभीत। एक अंग्रेज यहाँ पे जो गवर्नर था, उसने वहाँ ब्रिटिश सर्स को लिखा, मतलब ब्रिटेन में पत्र लिखा यहाँ से कि हम लोग हुजूर ये आदिवासी से, मतलब हम लोग जो टक्कर लिए हैं, बारूद के ढेर पे हम लोग बैठे हुए हैं, कब क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, बहुत तेज थे। उन्होंने क्या किया कि जो भी भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन जो जिनका भूमि हड़प लिया गया था गैर कानूनी तरीके से, तो उनको क्या किया गया कि यहाँ तो विद्रोह स्टार्ट होता रहेगा, इनको दूर करो कुछ दिन के लिए, नहीं तो फिर ये विद्रोह करके चढ़ जाएंगे। तो उनको आसाम के चाय बागान में, ध्यान दीजिएगा, आसाम के चाय बागान में, उसी समय 1853 में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, रेल चल रही थी, उसके पहले रेल लाइन बिछ रही थी, याद होगा आपको। आसाम के चाय बागान में, कलकत्ता के चाय बागान में, फैक्ट्रियों में भेज दिया गया यहाँ से कि जाओ वहाँ काम करो, और जैसे ही ये मामला सुलझेगा हम तुम लोग को बुला लेंगे। रेल पटरियों को बिछाने में, समझिए कि रेल पटरियों को बिछाने में अगर आदिवासी भाई बंधु नहीं होते तो आज आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाते। पृष्ठभूमि में जाके देखिए कितना, मतलब एक तरह से अत्याचार किया गया अंग्रेजों, साहूकारों, जमींदारों और पुलिसों द्वारा, इनको प्रताड़ित किया गया। तो अब देखिए वहां भेज दिया गया, और उसी के बाद तब फिर सीएनटी एक्ट की बात करी गई। और सीएनटी एक्ट की बात क्यों करी गई, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो अवैध तरीके से, या उनको हड़िया दारू पिला के जो भी चीजें हैं, अवैध कब्जा ना करें उनकी जमीन पर, उनकी जमीन के लिए ये काम किया गया। नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे, अंग्रेज को पहले ही भागना पड़ता है ना। अति किसी चीज का बहुत खराब होता है, तो अति नहीं होने देना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए 1908 का सीएनटी एक्ट आया। मेन मुद्दा ये था, मेन कारण ये था, हर एक व्यक्ति की इंपॉर्टेंट भूमिका है। मैं बोलता हूं हर उस आदिवासी भाई बंधु की इंपॉर्टेंट भूमिका है जिसने कोई ना कोई अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में खड़ा हुआ, उसका इंपैक्ट है सीएनटी एक्ट, इसलिए सीएनटी एक्ट आया था, और कोई बात नहीं थी। उनकी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, यहां पे देखिए उद्देश्य क्या है, भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना। यह एक्ट मुंडारी, खुट्टी कट्टी, भुइहारी, कोड़कर आदि की जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब सीएनटी एक्ट जब बना तो आदिवासियों को दे दिया गया हक कि आप अपने हक, आप अपनी जमीन की सुरक्षा। ये कौन है, मुंडारी, खुट्टी कट्टी, भुइहारी, कोड़कर, ये आदिवासी भाई बंधु हैं, तो इनके जमीन इनके हक में दे दी गई। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात बहुत आगे तक जाएगी। अभी देखिए क्या होगा। इनको कहा गया दो तरह के जमीन यहाँ बनाए गए, एक तो सीएनटी युक्त जमीन जिसमें 51 जातियां आती है। मैं अब यहाँ पे मैं जनजाति वर्ड यूज नहीं करूंगा, आदिवासी वर्ड यूज नहीं करूंगा, यहाँ 51 जातियां आती जिनकी भूमि लिस्ट दी गई है। इनके जमीन को कोई भी नहीं खरीद सकता। एक सवाल उठता है, मान लिया जाए इनकी जमीन को गलत तरीके से खिला पिला के या इधर उधर करके लिखवा लिए, तब तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं कि इनकी जमीन को इन्हीं में की जातियों में, और सब जाति सबको नहीं ले सकता, इसमें भी कुछ कुछ नियम है। खैर उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बहुत अथाह है ये। फिर ये जो जातियां हैं, अगर मैंने जनजाति वर्ड यूज किया तो माफ कीजिएगा, जाति है ना, जनजाति बोलते बोलते जाति भी है। तो ये जो जातियां हैं, 51 जातियां जिनकी भूमि है, केवल यही अपनी भूमि को अपने थाना के अंदर, उस थाने के अंदर, जिस जिले में रहते हैं उस थाने के अंदर ही बेचना है आपको। अगर बेचना है, मान लीजिए इनको बेचना है तो इन्हीं को बेचेंगे, इन 51 में से ही बेचेंगे, और हर जाति हर किसी को बेच भी नहीं सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया सीएनटी एक्ट कि आपकी जमीन को कोई भी नहीं खरीद सकता। लेकिन एक सवाल मैंने अभी किया था आपसे कि अगर इनकी जमीन को कोई सदान
या कोई जमींदार कोई खरीद लेता है गलत तरीके से, अवैध तरीके से, तो ये अगर उस जिले के मालिक जो हेड होते हैं उपायुक्त को ये बताते हैं, तो उपायुक्त उस जमीन को, मान लिया जाए कोई एक जमीन ले लिया आप, उस जमीन पे आप 20 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी लगा दिया या कुछ भी कर लिए, तब उपायुक्त उस जमीन को, अगर ये कंप्लेन किए हैं तो उस जमीन को उपायुक्त छीन के इनको देंगे। अगर ये कहेगा कि ना हम नहीं लेंगे, तब इनके ही किसी एकदम क्लोज व्यक्ति को दिया जाएगा, वो कहेगा कि हम नहीं लेंगे, तो फिर इनके जाति में किसी को दे दिया जाएगा, या उपायुक्त जिसको चाहेगा इस जाति में से दे सकता है, उपायुक्त के पास ये राइट है। लेकिन वो जो 20 लाख लगा वो गया पानी में आपका, तो अब इनका जमीन लेना या हथियाना थोड़ा असंभव हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, एक और गड़बड़ी है। जब 2016 में, उसके पहले जब एक्ट में संशोधन, सीएनटी एक्ट में संशोधन हो रहा था, उस समय बीजेपी सरकार थी, जब संशोधन हो रहा था उसमें क्या कहा गया कि देखिए पहले के टाइम में ये था, मैं यहाँ पे एक क्लोज दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अध्याय 8 धारा 44 से 51 इसमें वर्णन है। धारा का मतलब ये समझ लीजिए कि एक नियम, तो अध्याय 8 में धारा 44 से 51 तक, ये अध्याय 8 जो है धारा 44 से 51 तक है, तो इसी में आता है अध्याय 8 में धारा 49। इसके तहत यह कहा गया था सीएनटी एक्ट में कि गवर्नमेंट सिर्फ उद्योग और खनन के लिए इन जमीनों को ले सकती है, लेकिन कैसा, जो कृषि योग्य नहीं है। लेकिन बाद के वर्षों में जब संशोधन हुआ तो बोला गया नहीं, कृषि योग्य है या गैर कृषि योग्य, हम किसी भी जमीन को ले सकते हैं। अब बताइए, सीएनटी एक्ट जब बना था तब तो ठीक था, लेकिन जब संशोधन होने लगा तब देखिए फिर से वही दुर्दशा कहीं ना कहीं छोटे रूप में देखने को मिल रही है। और 2016 में संशोधित एक्ट के बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई विनिर्माण कार्य लगाना है, रेल निर्माण कार्य है, कॉलेज बनाना है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसके लिए गवर्नमेंट जमीन ले सकती है। किसका? सीएनटी एक्ट में जो आते हैं उनका भी, उनका सीएनटी एक्ट में जो 51 जातियां इनका जमीन ले सकती है। सीएनटी एक्ट से रहित जमीन 103 जातियां हैं, उनको अलग रखा गया है, उनका जमीन कोई भी ले सकता है। ठीक, अब धारा 71 ए कहता है, धारा 71 ए कहता है गलत तरीके से एससी या एसटी की जमीन अगर हथिया या खरीद ली जाती है, या मैं ये बोलूं सीएनटी एक्ट में, सॉरी यहां पे एससी एसटी नहीं होगा, गलत तरीके से अगर आप 51 जातियों की भूमि को हथिया या खरीद लेते हैं तो डीसी उस लैंड को वापस दिलाता है। ये कहां कहा गया है? धारा 71 का ए में। अच्छा, ये तो बात हो गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद चलते हैं बात की कहानी। जब संशोधन हुए अभी, तो उसमें देखिए क्या करा गया। आपको याद होगा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची में है, उसके स्थापना के लिए जो जमीन ली गई, इसमें से उस जमीन का जानते हैं 10% भाग ही यूज हुआ है, बाकी सब गैर कानूनी तरीके से लोग कब्जाए हुए हैं। मतलब एक लीज पर ली गई है, एक लीज पर सरकार दे दी है उनको। तो क्या है ये? आप यहां पे इनसे ये कह के ले रहे हैं जमीन, जो भी 51 जातियों की भूमि जो सीएनटी एक्ट के दायरे में आती है, उनसे ये कह के लेते हैं कि हम रेल का निर्माण पटरी बिछाएंगे, और आप कुछ और कर देते हैं। मोमेंटम झारखंड, ये जो सरकार पिछली लाई थी मोमेंटम झारखंड, 88 परियोजनाओं प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उड़ता हुआ हाथी, पता चला राज्य उड़ने लगा, उड़ता हुआ हाथी दिखाया आप मोमेंटम झारखंड में। 88 कंपनियों को, 88 प्रोजेक्ट के तहत कई कंपनियों को बुलाए, 5 लाख रोजगार देने की बात की गई। रोजगार के नाम पे तो ठप है, फिर इनके साथ इतना अन्याय क्यों? एक सवाल उठता है कि आखिर इनके साथ ये अन्याय क्यों? जिस समय अंग्रेज विदेशी थे, वो हमारे जमीन को लूट के हमारे जमीन पे ही बेगारी कराए, हमारे जमीन को ही लूट के हमको यहां से पलायन करा दिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग यही है। बताइए, इनका जमीन है, इन्हीं को भगा के असम के चाय बागान में लगा दे रहे हैं आप, और फिर सीएनटी एक्ट लाके हमारे जमीन को जब रिजर्व करते हैं, फिर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है कि नहीं, हमको अगर काम होगा तो हम लेंगे। लेकिन ठीक है, सरकार ले, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार उस जमीन को ली और 5 वर्ष के अंदर उस पर काम नहीं हुआ तो ये जमीन लौटा दी जाएगी। मैं एक बात बता देता हूं, मैं एक फोन है, मान लीजिए एक फोन है, ये फोन है आपके समक्ष, देख लीजिए, ये फोन आपको मैं किसी स्टूडेंट को दे दूं आज और बोलूं कि 2 साल बाद लौटा, न लौटाएगा हमको? लगता है आपको? तो ये चीजें हैं आज के टाइम में कि जब संशोधन हुए अभी हाल के वर्षों में, तो उसमें यही कहा गया कि बताइए, तो कहीं ना कहीं इनके साथ देखिए क्या स्थितियां, आप समझदार हैं, समझिएगा कि इनकी जमीन को कोई भी इसके अलावा नहीं ले सकता है। मतलब यूं कहे कि जमींदार, साहूकार, सदान, जो गैर दबंगई दिखाते थे लोग कि इनकी जमीन को हड़प लो, कई लोग हड़पे भी हैं,
आज जो हड़पे हैं वो पता भी होगा उनको। देखिए, मैं किसी भी जाति के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं, किसी भी सामाजिक संस्था के विरुद्ध मुझे नहीं जाना है, सरकार के विरुद्ध में नहीं जा रहा हूं, राजनीति में नहीं कर रहा हूं। मैं आपको फैक्चुअल चीज बता रहा हूं जो इनके साथ हुआ है, और जो ये चीजें पढ़नी है आपको वो फैक्चुअल चीज। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो यही प्रश्न आपसे हो सकता है पूछ दिया कि बताइए सीएनटी एक्ट से आप क्या समझते हैं, या सीएनटी एक्ट है क्या, आज के टाइम में जमीन को लेके क्या मनोवृत्तियां हैं या क्या स्थितियां हैं, बताइए। तो आपको दोनों पक्ष रखना है, प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा, इनकी जमीन को, अब बताइए इनकी जमीन कहां आमतौर पे कहां है, जंगलों वाले क्षेत्र में। अब आप फैक्ट्री कहां लगाइएगा, शहर के एकदम बीचों बीच में लगा दीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि जंगलों के किनारे ही पानी होता है, जंगलों में ही ना पानी जाएगा, शहर में तो पानी, मतलब नदी कहां है। निर्माण कार्य जो भी होता है, मतलब उद्योग वगैरह, वो ध्यान रखिएगा आमतौर पे नदियों के आसपास होते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, ठीक। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उनको बालू भी चाहिए होता है बनाने के लिए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब भी सरकार पहले क्या बोली कि नहीं, हम 49 धारा 49 सीएनटी एक्ट में जो धारा 49 है उसके तहत हम सिर्फ उद्योग और खनन काम के लिए लेंगे। जैसे हमको कोई उद्योग लगाना है उसके लिए लेंगे इनकी भूमि को, 51 जातियों की भूमि को, और खनन काम करना है जैसे कोयला वाला या कुछ अबरक वगैरह निकालना तो उसके लिए ले सकते हैं। लेकिन अब कहेगी, और इस पर अधिकार किसका रहेगा, इन्हीं का रहेगा, ये सरकार के पास रहेगी। बस जमीन आप ही का है, लेकिन बस हम काम करेंगे। 71A क्या कहता है कि नहीं, अब हम क्या लेंगे, सॉरी 71A बोल रहे, बाद में जब ये संशोधन हुआ 2016 के टाइम में, उसके बाद जब, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल लाइन जब बनेगा, ट्रांसमिशन लाइन होगा, तो हम आपके जमीन को ले सकते हैं। मालिकाना हक जो होगा वो आप ही को होगा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि जमीन लेने के बाद कौन फिर देता है वापस, सरकार से लड़िए। और सरकार से कई बार ये इस एक्ट के विरुद्ध गए भी हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, इन पर लाठी चार्ज करवाते हैं लोग। लाठी चार्ज कौन करता है, सरकार का कोई अंग ही। पुलिस कौन है, सरकार का कार्यपालिका का अंग है। तो ये सब बातें हैं, खैर हम उस पर डिबेट पे नहीं जाएंगे। अब आते हैं, समझते हैं दीवानी। दीवानी वर्ड क्या होता है, क्योंकि दीवानी मिलेगा ना, जब पलासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में, उसके बाद छोटा नागपुर का दिशा दशा सब बदलने लगा था। समझ लीजिएगा, 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा ही एक तरह से भरपूर तरीके से अंग्रेज कर लिए थे। और 1765 में इलाहाबाद में, ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। क्यों हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे, ये लोग हार गए थे, मुगल सम्राट। दीवानी है राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व यानी रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, आपका क्षेत्र जो भी है, पैसे सब ले जाएगा, तो हम लोग तो गरीब ना हो गए। अब देखिए 1771, छोटा नागपुर राजा दर्पनाथ शाह थे 1771 में, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार। इतना प्रेशर मिलता था, इतना परेशान किया जाता था कि आप भी रहते तो आप भी वही काम करते, क्या करते हैं, तो फिर मार खाइए। तो अधीनता स्वीकार कर 12,000 सालाना कर देना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक। ये बात, पट्टा क्या होता है, तो दीवानी आप समझ गए। दीवानी क्या हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 26 लाख वार्षिक कर लेकर बोले कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी हम आपको दिए। क्लियर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी, मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में टोटल राजस्व, आर्थिक रूप से आप सब कुछ ले जाइए। तो बचा क्या, समझ रहे हैं बात। अंग्रेज बहुत तेज थे। पट्टा क्या होता है, सरकारी या असंक्रमयी जमीन। असंक्रमयी जमीन क्या होता है, जो जमीन किसी के नाम पे नहीं है। देखिएगा, बहुत सारा जमीन ऐसा है कि किसी के नाम पे नहीं है, ना आदिवासियों के नाम पे है, ना साधारणों के नाम पे है, ना जमींदारों के नाम पे है, ना सरकार के नाम, किसी के नाम, मतलब वो एक तरह से सरकार का मान लिया जाता है। कोई एक निश्चित अवधि एवं उद्देश्य के लिए भूमिहीन गरीब खेतीहर मजदूरों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे भूमिहीन है, नहीं है, जमीन नहीं है, खेतीहर, खेती करने वाले मजदूर किसान है, तो उनको बोला जाता है सरकार द्वारा कि चलो भाई यहाँ पे तो पड़ा हुआ है जंगल झाड़, जाओ साफ करो इसको, और तुम इस पे क्या लगाना चाहते हो, तो नहीं हमको खेती करना है, चलो खेती के लिए। कोई बोलेगा नहीं हमको यहाँ घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई बोला मुझे मछली पालन करना है, तो वहाँ मछली पालन के अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। पट्टा यही होता है। पट्टा समझ में आ गया। अब आते हैं नीचे। 1837 में कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र के लिए विल्किंसन रूल लाया था, ठीक है, 1837 में। 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट यानी छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम की काफी खामियां थी। इसमें एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, और बाद में ये क्या हुआ कि ये प्रभावी इंप्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाए, और ये भी फेल्योर हो गया। कारण उसके बाद फिर तब सीएनटी एक्ट आया, ठीक, समझिएगा बात को। सीएनटी एक्ट फिर तब बाद में आता है ना। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग सीएनटी एक्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, परेशान मत होइएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझना, तरीके से समझना है।
अब देखिए सीएनटी एक्ट, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जैसे आप फॉर्म भरे, जेपीएससी का फॉर्म भरे या किसी भी चीज का फॉर्म भरे, तो आपके मन में एक ब्लूप्रिंट आएगा, ये टीचर से पढ़ेंगे, ये क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे, मुझे इतनी पैसे चाहिए, इस डेट को एग्जाम लिखेंगे, हाँ मेरे पास ये ड्रेस है, ये सब आपका पहले से तैयार होता है, ऐसा नहीं कि केवल भर दिए। तो ब्लूप्रिंट, जैसे मान लीजिए ब्लूप्रिंट, ये पेज है, ब्लूप्रिंट तैयार किया, तो ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे व्यक्ति थे जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे मिस्टर लिस्टर। ये जर्मन के एक पादरी थे, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व थे। देखिए इनके साथ हुआ क्या था कि यहाँ आदिवासियों के बीच ये बहुत दिन तक रहे। आदिवासियों के साथ देखिए, जो भी मैं एक चीज बताता हूं कि आज के टाइम में अगर पर्यावरण संरक्षण पूरे भारत में अगर कोई अच्छे से कर रहा है तो वह आदिवासी, और बाकी कोई नहीं, क्योंकि वो जमीन को पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। मैं एक लाइन में बताऊं, प्रकृति की पूजा करते हैं, सरना धर्म को मानते हैं। तो ये बीच में चले गए थे अपने देश, और फिर ये बाद के वर्षों में जब यहाँ बीमार हो गए, वहां जाने के बाद देखे कि हमारा मतलब स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, तभी फिर यहाँ आए थे, और यहाँ आने के बाद सीएनटी एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की थी। खैर, सीएनटी एक्ट को जनजातीय भूमि अधिकार, अब ध्यान दीजिएगा, जनजाति भूमि अधिकार तथा रैयती अधिकार का, रैयती मतलब समझ गए ना, रैयती मतलब जैसे ये पेन है, ये पेन पे केवल मेरा अधिकार है, इस पे कोई लूट नहीं सकता, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ नहीं है, मतलब मैंने खरीदी, मेरे नाम से है ये। जैसे पेन छोड़ दीजिए, ये मोबाइल, ये मेरे नाम से, इसको कोई छीन ही नहीं सकता है, ये मेरे नाम से, इसका पूरा प्रॉपर एक मेरे पास वो ये है बना हुआ बिल, तो ये कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो ये उसको रैयती जमीन याद रखिएगा, रैयती जमीन मतलब आपका एक डॉक्यूमेंट होगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो रैयती अधिकार का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। भारतीय संविधान जब आप पढ़ते हैं तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है, मूल अधिकार का मैग्ना कार्टा, मतलब आपको एक मूल अधिकार दिया गया, मूल अधिकार का महाधिकार पत्र, बस वही समझिएगा इनका सीएनटी एक्ट है। सीएनटी एक्ट 1908 बंगाल अधिनियम की संख्या 6 1908 को बिरसा आंदोलन का रिजल्ट माना जाता है। सरदरिया आंदोलन के बाद जस्ट बिरसा आंदोलन आया था। बिरसा आंदोलन स्वतंत्र मुंडा राज स्थापित तो नहीं कर पाया, लेकिन 1902 में गुमला को और 3 में खूंटी अनुमंडल बना, और 1908 में सीएनटी एक्ट प्रभावी हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, किसमें? सर्वे करने में। मैंने क्या बोला कि अंग्रेज जब यहां थे तो बड़ी तेज थे, सर्वे कराओ किसकी भूमि कहां कहां कितने कितने है, तब ना सीएनटी एक्ट बनाइएगा। तो सर्वे हुआ 2 वर्ष सर्वे। सीएनटी के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे जो 1902 में हुआ था उसका नाम था, याद रखिएगा, ट्रावर्स सर्वे, और दूसरा जो हुआ था दूसरा वर्ष, प्रथम वर्ष सीएनटी के पहले 1902, सीएनटी एक्ट 1908 में आया था लेकिन 1902 में, और दूसरा जो हुआ था सर्वे उसको बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वे। क्या बोलते हैं? कैडस्ट्रल सर्वे, याद रखिएगा। अब देखेंगे सीएनटी में शामिल अधिकारी, एक व्यक्ति की तो बात, एक व्यक्ति को बनाने की बात है नहीं, तो अधिकारी कौन थे? फादर हाफमैन, है ना, डॉक्टर डेविसन, डाल्टन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, उसके बाद कर्नल इही, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, राखलदास, रीड, सिफ्टन इत्यादि लोग थे। कुछ और लोग भी थे। एक और व्यक्ति थे सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, इन सब ने मिलकर सीएनटी एक्ट को बनाया था। अब देखिए इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना, और ये किसके भूमि को? तो मुंडारी, खुट्टी-कट्टी, भुईहरी और कोटघर, इन सब की जमीन की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। ड्राफ्ट, कोई भी चीज, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बना था ना ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें जो 7 मेंबर थे, तब ना संविधान बना। उसी तरह ड्राफ्ट बनाया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है कि भाई कैसे कैसे बनेगा। तो ड्राफ्ट इसका 1903 तक तैयार हो चुका था, लेकिन इस ड्राफ्ट में कुछ कमियां थी, इसको दूर करते हुए, इसमें संशोधन करते हुए, मूलचूल परिवर्तन करते हुए 11 नवंबर 1908 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, 11 नवंबर 1908 को यह झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू हुआ और 18 जिलों में। एसपीटी एक्ट संथाल परगना 1949 में, वो संथाल परगना 6 जिलों में लागू हुआ है, वो छोड़ दीजिएगा। तो 4 प्रमंडल 18 जिला। 4 प्रमंडल कौन कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची, पलामू का मुख्यालय पलामू, कोल्हान का मुख्यालय चाईबासा। ये भी आप याद रखिएगा। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले, कौन कौन? हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा। तो यहां पे इंप्लीमेंट है, लागू है सीएनटी एक्ट। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी,
ठीक है, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, ये 5 जिले। पलामू में 3 जिले, पलामू, गढ़वा, लातेहार। कोल्हान में 3 जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इतने जगहों पे ये सीएनटी एक्ट प्रभावी है। ठीक, इतने जगहों पे मतलब 4 प्रमंडल के 18 जिलों में जमीन का ये स्थिति है कि सीएनटी युक्त जो जमीन है, जो 51 जातियों की भूमि है, उसको कोई दूसरी जाति नहीं खरीद सकती है। ठीक, इस अधिनियम को कैसे लाया गया था? तो कोई गवर्नर जनरल होगा तभी तो अधिनियम को मंजूरी मिलेगा। जैसे भी देखते हैं ना, कोई बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होगा तो फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसी तरह गवर्नर जनरल होते थे। मतलब इनको समझ लीजिए प्रेसिडेंट के जैसा ही उस समय, क्योंकि उस समय हमारा संविधान बना नहीं था। तो इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय की मंजूरी से अधिनियमित किया गया, मतलब एक्ट बनाया गया। ठीक, अधिनियम में कुल क्या है? तो 19 अध्याय हैं, यानी अध्याय का मतलब चैप्टर। 271 धाराएं यानी सेक्शंस, मतलब नियम लिखे गए। धारा मतलब एक एक नियम। ठीक, और 2 अनुसूचियां यानी शेड्यूल हैं। उसके अलावा संशोधन 19 अध्याय यानी चैप्टर, 271 धारा यानी सेक्शंस और 2 अनुसूची यानी शेड्यूल। ये सब एक अलग वीडियो में देखेंगे हम लोग, टोटल इसको पढ़ेंगे। और इसमें 271 धाराएं आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, मेन जो धाराएं मैं आपको रटवा दूंगा। उसके अलावा जो 19 अध्याय आपके दिमाग में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके अलावा समझते हैं। तो जमीन के प्रकार आप लोग यहां तक देख चुके थे। अब जमीन जो है, खरीदने वाले जमीन 2 प्रकार के होते हैं। खरीदने वाले जमीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है रैयती जमीन। रैयती जमीन कोई भी बेच सकता है, ठीक है, जो इन 51 जातियों के अलावा हो। ठीक, और दूसरा है केवाला युक्त जमीन। केवाला युक्त जमीन देखिए क्या होता है, जो आपके पापा, आप या दादा ने खरीदा हो। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने कोई जमीन खरीदी तो वो केवाला युक्त जमीन होगा। रैयती जमीन उसको नहीं बोलेंगे। रैयती जमीन मैंने फिर से बता देता हूं कि रैयती जमीन किसको बोलते हैं? जो राजा या सरकार द्वारा आपको प्राप्त हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रैयती जमीन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है बंदोबस्त जमीन यानी सेटलमेंट लैंड। तो गरीबों को जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा दी गई जमीन को क्या बोलते हैं? सेटलमेंट लैंड यानी बंदोबस्त जमीन। गरीबों को दे दिया जाता है कि चलो भाई तुम यहाँ पे इतने लो, इतना 1 एकड़ 2 एकड़, इतना कट्ठा उतना कट्ठा दे दिया जाता है कि चलो अपना जीवन यापन करो। कौन देता है? सरकार देती है। एक होता है एग्रीमेंट जमीन, जो एग्रीमेंट के आधार पर आप बहुत सारे लोग लिए हैं, है ना, एग्रीमेंट जमीन। और जमीन में आपको मैंने क्या बोला, 2 प्रकार के, सीएनटी युक्त और सीएनटी रहित। अब सीएनटी युक्त जो जमीन है, जो 51 जातियों की भूमि है, ये कहां कहा गया है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 46B के तहत कहा गया है। इसी 46 जो धारा 46 है, उसके 1 और 2 में 103 जातियों का वर्णन है जो सीएनटी एक्ट से अलग है, जिनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है। अब मैं 51 जातियों की जो भूमि है उनका मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं। यहां तो छोटा छोटा लिखा है, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नाम पढ़ूंगा। अगरिया, बारी, बनापर, बिदिया, ये सब क्या है? जाति हैं। बेलादार, भटियारा, भेड़ीहार मतलब गडेरी, बिंद, भार, भुईहर, बगदी, भास्कर, बहिरा, भुइया, चिक, चिक मतलब मुस्लिम, वो मुस्लिम में है चिक, डफाली ये भी मुस्लिम से संबंधित है, धानुक, धोबी ये भी मुस्लिम, धुनिया मुस्लिम, धनवार, गोढ़ी, गुलगुलिया, है ना। उसके बाद हजाम यानी ठाकुर, कहार यानी चंद्रवंशी। अब कहिए कहार यानी चंद्रवंशी का जमीन ले लिए, नहीं ले सकते हैं आप, है ना। जो जातियां हैं इनकी जमीन यही लोग लेंगे, बाकी कोई नहीं लेगा, और इसी थाने के अंदर लेंगे। अब मैं थोड़े इंपैक्ट भी बताऊंगा इसका। कहार चंद्रवंशी, कसाब यानी मुस्लिम, केक्ट, और उसके बाद खारिक, कवार, खेताउरी, कुर्मी, कुर्मी मतलब महतो, है ना, कैबरता, करोरा, उसके बाद माली, मल्लाह, मदारी यानी मुस्लिम, मेहतर, लाल बेगी, हलखोर, भांगी, ये सब मुस्लिम है, एक ही है। अलग अलग मतलब एक ही टाइप से रखा गया इनको, अलग अलग है लेकिन एक ही में रखा गया। मतलब मिरियासिन मुस्लिम है, मझवार, मलार, मौलिक, नट ये मुस्लिम है। उसके बाद नोनिया, पवरिया ये मुस्लिम है। प्रधान, पांडो, पिनगनिया, शिखर, सौता, तांती, तुरहास, तमरिया, ये 51 जाति हैं जो सीएनटी एक्ट के दायरे में आती हैं। अब मैं उस समय के इंपैक्ट तो बता दिए कि सीएनटी एक्ट क्या थे, आज सीएनटी एक्ट के इंपैक्ट क्या है ये समझिए। मान लीजिए आदिवासी या जनजातियों की जो भी भूमि है, जो इन 51 जातियों की जो भूमि है, माफी चाहता हूं, 51 जातियों की जो ये भूमि है, अब इसमें दुविधा क्या है, अगर ये चाह के भी किसी को बेचना चाह रहे हो ना तो नहीं बेच सकते।
कई बार क्या होता है कि लड़के या लड़के की शादी के समय, लड़के या लड़की की शादी के समय पैसे की जरूरत होती है। आमतौर पे सभी लोग जानते हैं इस बात को। कई बार नौकरियों में घूस देना पड़ता है। फैक्ट बात मैं यहां कहूंगा, एकदम हटा कटा बात नहीं। नौकरी में कई लोग घूस देते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा बताती है। तो नौकरियों में घूस देने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कई बार कई लोग को बीमारियां जकड़ लेती है, उनके लिए पैसे चाहिए होते हैं। कई बार अदालतों में चक्कर लगाने होते हैं। जैसे अभी देखिए झारखंड के जो युवक लोग, क्या यही काम था कि अदालतों में मतलब चक्कर लगाएं तब रिजल्ट आएगा? ये तो गलत बात है। इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो देखिए ये सब जो ऐसे काम है, जैसे कोई बीमार हो गया, शादी ब्याह वाला टाइम हो गया, या नौकरी में घूस देना, उस समय पैसे की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे टाइम में ये अपनी ही जमीन को नहीं बेच सकते। अपनी ही जमीन मान लीजिए किसी को बेचने गए, उसके पास पैसा ही नहीं, कहां से लेगा? तो ये सब आज के टाइम की दुविधाएं हैं। लाभ क्या है कि इनकी जमीन को कोई हथिया ही नहीं सकता। हानि क्या है कि ये अपनी जमीन को उस थाने क्षेत्र के बाहर कहीं बेच ही नहीं सकते हैं, और ये सादानों को तो दे ही नहीं सकते हैं। किसको बेचेंगे? अपनी ही जातियों में से। ठीक, तो ये थी सीएनटी से संबंधित ये सारी सारी बातें। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो भी चीजें थी, जो आपका एकदम इंट्रोडक्शन था, या यूं बोले कि सीएनटी एक्ट से संबंधित जो भी चीजें थी, मैं उसको इस वीडियो में रखा हूं। अभी दो चीज बाकी रह गई है। पहला, सीएनटी एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो ईस्वी करके मैं समझाऊंगा, और दूसरा इसका बच गया है इंपॉर्टेंट, वह है अध्याय, धारा, अनुसूची। इसको एक वीडियो में समाहित करूंगा। ठीक, तो इसको देखना है, और आपको जहां भी जो डाउट लगे या कुछ ऐसा पूछना हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य मेरा केवल यही है कि मैं एग्जाम जो अभ्यर्थी दे रहे हैं उनको एग्जाम देने में काफी सहूलियत हो, और जो भी फैक्ट चीजें थी वो मैं रखा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी जाति, संप्रदाय, धर्म या किसी भी राजनीति से जुड़े व्यक्ति को अगर कुछ बुरा लगता हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा कोई ये मकसद, मोटिव नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो के लिए, जो बहुत प्रतीक्षित वीडियो था सीएनटी एक्ट, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।